जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए 2024 का जो एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हम जो भी आरपीएफ का, एसआई का, कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ है, उसको डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम 7वीं क्लास लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं और जितना भी क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में, हम उसको एक एक करके क्लासों में खत्म कर रहे हैं। तो आज 7वीं क्लास है। कॉपी पेन लेकर के आप बैठिएगा और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किसने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो आराम आराम हराम है, आराम हराम है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गांधी जी की बात करता हूं तो गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है। भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। ठीक है। और आपका एक प्रसिद्ध नारा था हे राम। ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करता हूं तो इनके द्वारा बड़ा ही फेमस था कि स्वराज हमारा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे। जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको इसको हम लेकर रहेंगे। तो किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आराम हराम है नारा दिया गया। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो भारत छोड़ो हे राम का नारा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। इतनी बातें पहले क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नहीं रहे हैं? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इनमें से बी के शर्मा जी नहीं रहे हैं। कौन नहीं रहे हैं? तो बी के शर्मा जी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं रहे हैं। अगर मैं आरबीआई की बात करता हूं तो आरबीआई की आपको पता है जो स्थापना थी वो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर कब की गई थी? तो ये समिति बनी थी 1934 में और इसी की सिफारिश के तहत आरबीआई आरबीआई अधिनियम आपका 1934 लागू किया गया और इसके तहत आपका 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई और इस स्थापना के साथ इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में बनाया गया था। कहां पर? आपका कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था, जिसको 1937 में कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? तो मुंबई में। तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। ठीक है। तो आरबीआई के बारे में इतनी बातें आपको याद रखना है और इसके डिप्टी गवर्नर बी के शर्मा नहीं रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करता हूं। श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है जिसको वायवीय श्वसन, ठीक है, कहते हैं। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है। वहीं अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किण्वन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को वायवीय या एरोबिक प्रक्रिया कहते हैं, जहां ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। वहीं अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती। ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो सुनील छेत्री आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपके फुटबॉल से। ठीक है। सुनील छेत्री की बात करता हूं तो सुनील छेत्री को आपको पता है पद्मश्री, भारत का चौथे नंबर का नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है। पद्मश्री से, है ना। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको मिला हुआ है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको मिला हुआ है। ठीक है। तो इतनी बातें सुनील छेत्री जी के बारे में याद रखिएगा, ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। आगे बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? तो कौन सी फसल घास नहीं है? तो बांस, सबई, अल्फना, ये आपकी अल्फला क्या है? ये आपकी घास है। लेकिन बादाम आपका एक मध्यम ऊंचाई वाला क्या है? मध्यम ऊंचाई वाला एक पौधा है। ठीक है। ये क्या है? आपका पौधा है जो ठंडे प्रदेशों में जहां का टेम्परेचर 7 से लेकर के
25 डिग्री तक रहता है लगभग, तो उसमें ये निवास करता है। ठीक है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया है ना, तो ऐसे इलाके, ठंडे इलाकों में बादाम की खेती या बादाम के पौधे पनपते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2018 का यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? तो ये जीतने वाले थे आपके नोवाक जोकोविच। कौन थे आपके? नोवाक जोकोविच। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो वनों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किस वर्ष को किया गया था? तो आपको बताना है इसमें से। ठीक है, तो ये करा गया था आपका 2011 को। ठीक है, वहीं अगर मैं 2023 की बात करता हूं, तो 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। कौन सा? तो बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। 2024 को ऊंट अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। 2025 की भी घोषणा हो चुकी है। 2025 को ग्लेशियरों का संरक्षण ग्लेशियरों का संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, 2025 को। 2023 को बाजरा वर्ष, 2024 ऊंट वर्ष, 2025 को ग्लेशियरों का संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? जब जब जलवाष्प का संघनन होता है, जलवाष्प का संघनन होता है, तो संघनन होकर के वो क्या करती हैं? तो वो अपने आप को वर्षण के रूप में गिराती हैं। ठीक है, किसके रूप में? तो वर्षण के रूप में इसको गिराती हैं। अगर वर्षण जब होता है तो वर्षण ठोस भी हो सकता है, यानी कि ओलों के रूप में भी हो सकता है, और जल के रूप में भी हो सकता है। तो जो जल के रूप में होता है, नमी को स्रावित होने को क्या कहा जाता है? तो पानी की बूंदों के रूप में। पानी की बूंदों के रूप में जब ये नमी स्रावित होती है, तो इसको वृष्टि कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो वृष्टि कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वृष्टि। ठीक है, क्या है? वृष्टि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये था आपका, प्रतिस्थापित किया गया था किसके द्वारा, बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग की बात करता हूं, तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो आपको पता है मार्च 1950 में की गई थी। मार्च 1950 में की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो पदेन प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। वहीं योजना आयोग को खत्म किया 2014 में, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लागू कर दिया गया। ठीक है, कैबिनेट की सिफारिश पर नीति आयोग को लाया गया, और ये भारत में थिंक टैंक की भांति काम करता है। भारत में थिंक टैंक की भांति क्या करता है? ये काम करता है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके पदेन पीएम साहब होते हैं, यानी कि जो भी आपका प्रधानमंत्री बनेगा वो इसका पदेन क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष की बात करता हूं, तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं आपके, कौन है? तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा का नाम हो जाता है, इनमें से बताना है आपको कौन सा है। ठीक है, तो मलेशियाई रिंगित इसका आंसर हो जाता है। तो मलेशियाई रिंगित मलेशिया की मुद्रा का नाम है। आगे बात करता हूं, तो राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहां पर है? तो ये आपकी पुणे में हो जाती है। कहां पर हो जाती है? आपकी पुणे में। ठीक है, वहीं अगर नागपुर की बात करता हूं, तो यहाँ पर आपका नीरी का मुख्यालय है। ठीक है, नीरी का मुख्यालय है। उसके बाद ठीक है, हैदराबाद में ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान है। ठीक है, पंचायती राज संस्थान आपकी कहां पर है? तो ये आपकी हैदराबाद में है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान आपकी हैदराबाद में है, नीरी का मुख्यालय आपका नागपुर में है। उसके बाद विद्युत में आपका केसीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो केसीएल का पूर्ण रूप होता है किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, विद्युत में केसीएल जो होता है उसका किरचॉफ का धारा नियम इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अगली क्वेश्चन की बात करता हूं, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में आपको पता है इनमें से जयप्रकाश नारायण को जाना
जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण एक मतलब बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए बड़ा काम किया था, और इनको मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया था। किससे नवाजा गया था? तो भारत रत्न से इनको नवाजा जा चुका है 1999 में। आगे बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत के राष्ट्रपति को अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? क्या राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? तो आपको बताना है कभी घोषित नहीं किया गया, हाँ केवल एक बार, हाँ दो बार, हाँ तीन बार। तो आपको बता दें कि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक घोषित नहीं हुआ है। अगर मैं कुछ आपातकालों की बात करता हूं तो अब आपका अनुच्छेद 352 आता है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही जाती है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही जाती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 352 का सहारा लेना पड़ता है। 356 में राष्ट्रपति शासन की बात कही जाती है। राष्ट्रपति शासन कहां पर है? तो आपका 356 में राष्ट्रपति शासन है। वहीं 360 की बात करता हूं तो ये आपका वित्तीय आपातकाल को बताता है। किसको? तो वित्तीय आपातकाल को आपका कौन सा आर्टिकल बताता है? 360 बताता है। और 360 का प्रयोग भारत में अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होने वाला है। आपको ये आर्टिकल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया था? तो लाहौर सत्र आपको पता है कि रावी नदी के तट पर दिसंबर माह में 1929 को क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। लाहौर सत्र जो था वो 1928 के नेहरू रिपोर्ट जब आई थी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट जब आई थी तो उसके बाद लाहौर सत्र का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। किसकी? तो पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, है ना। तो नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी, इसमें डोमिनियम स्टेट का दर्जा मांग रहे थे। डोमिनियम स्टेट का दर्जा मांग रहे थे। इसका मतलब था कि हम आंतरिक मामले हम देखेंगे, जो भी हमारे आंतरिक मामले हैं, और वह मामलों को आप देखिएगा। ये अंग्रेजों से कहा जा रहा था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग कर दी जवाहरलाल नेहरू ने। डोमिनियम स्टेट का दर्जा हमको नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, पूर्ण स्टेट का दर्जा चाहिए। और इसी के साथ इन्होंने घोषित किया कि आने वाली 26 जनवरी है, 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस घोषित करते हैं। तो 26 जनवरी को क्या मनाया गया? आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो घोषणा कब हुई थी आपकी? तो घोषणा 1929 में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए आने वाली 26 जनवरी को 1930 को क्या कर दिया गया? स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया था? ठीक है, तो ये लगाया था आपका किसके खिलाफ? तो बांग्लादेश के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो बांग्लादेश के खिलाफ 2012 में इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया था। ठीक है, 2012 में इन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय 100वां शतक लगाया था। सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, तो भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र खिलाड़ी हैं भारत में सचिन तेंदुलकर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम अवस्थित है? तो सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम आपका साउथ अफ्रीका में क्या है? अवस्थित है। तो ये इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र बनता है कि अगर मैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट को, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट में कितना होता है? तो 10H2O के मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। ये बनता है आपका जिप्सम। इसको क्या कहते हो आप? जिप्सम कहते हो। ठीक है, और इसका जो नाम बनता है कैल्शियम सल्फेट, जो 10 मॉलिक्यूल होते हैं। अगर मैं इसको हीट कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं? हीट कर देता हूं, गर्म कर देता हूं। इसमें 2 मॉलिक्यूल होता है, माफ कीजिएगा, कितने होते हैं इसमें? तो ये आपका 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। तो कैल्शियम सल्फेट में 2 पानी के मॉलिक्यूल मिलकर के आपका क्या बनता है? जिप्सम बनता है। जब मैं इनको क्या कर दूं? जब मैं इसको हीट करता हूं और कैल्शियम सल्फेट में जब वाटर के मॉलिक्यूल आधे रह जाते हैं, ठीक है, आधा H2O,
तो ये बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बनता है, जिसका उपयोग प्लास्टर चढ़ाने में, ठीक है, जब फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर चढ़ाने में, खिलौने बनाने में और भवन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या बनता है इसका, CaSO4 और उसके बाद CaSO4 हाफ हाफ वाटर, ठीक है, H2O, ठीक है, तो ये इसका बन जाता है। जिप्सम को गर्म करने से हमको पीओपी मिलता है। आगे बात करता हूं, तो अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित किया गया था? तो सिंह सभा का आंदोलन कब गठित किया गया था? तो ये किया गया था 1873 में। कब किया गया था? 1873 में। और इसके जो सिंह सभा आंदोलन के प्रणेता जो थे वो आपके ज्ञानी ज्ञान सिंह को कहा जाता है, ज्ञानी ज्ञान सिंह, ठीक है। तो इस जो सिंह सभा का आंदोलन था, सिंह सभा जो आंदोलन था, इसका मोटिव ये था कि हम जो सिख संप्रदाय है उसको एक शुद्ध रूप में, सिख संप्रदाय को शुद्ध रूप में विकसित करना चाहते हैं। हिंदू संप्रदाय से जो अलगाव था इसमें देखा गया था, यानी कि हिंदुओं की जो रीति रिवाज है उसको न अपना करके हम शुद्ध सिख संप्रदाय को अपनाएंगे, ठीक है। तो 1873 में सिंह सभा आंदोलन का आयोजन किया गया था। उसके बाद उच्च तापक्रम पर धरती की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? तो इसको आपको पता है, इसको क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी पृथ्वी की सतह से मैग्मा बाहर आता है, तो मैग्मा से जैसे ही गैस इससे दूर होती है, ठीक है, मैग्मा से जैसे ही गैस दूर होती है, तो इस प्रकार के निक्षेपण को लावा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो लावा कहा जाता है, ठीक है। लावा कब बनेगा मैग्मा? जब इससे गैसें वायुमंडल में फैल जाएंगी, ठीक है। तो मैग्मा जब बाहर आता है तो लावा कहलाता है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन सी अनुसूची आपको बताती है? तो इसके बारे में आपकी प्रथम अनुसूची आपको बताने वाली है, जो संघ के राज्यों की सूची को बताती है। संघ के राज्यों की सूची के बारे में बताती है कि भारत संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कौन सी अनुसूची है? पहली अनुसूची है। द्वितीय अनुसूची में आपको पता है कि वेतन, पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में जानकारी दी हुई है, वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी दी हुई है। सातवीं अनुसूची आपको पता है कि ये सूचियों के बारे में बताती है। कौन सी सूचियां? 3 सूची इसमें आपको देखने को मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। 3 सूचियां इसमें देखने को मिलती हैं। संघ सूची में वे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है, राज्य सूची में वे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, और समवर्ती सूची में उन विषयों को डाला जाता है जिनमें कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है। 10वीं अनुसूची आपको पता है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें प्रावधान है आपके दल बदल विरोधी कानून इसमें लाया गया है, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून से ये संबंधित होती है आपकी 10वीं अनुसूची। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था आपका? बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा जी इस विद्रोह को संभालने वाले, ठीक है। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। धरती आबा, यहाँ के लोग मानते थे कि बिरसा मुंडा को भगवान ने अपना दूत बना करके हमारी रक्षा के लिए भेजा है, इसीलिए इनको धरती आबा और इनको जगत पिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जगत पिता, धरती आबा इत्यादि नामों से बिरसा मुंडा को जाना जाता है, ठीक है। जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा जी बने थे। अगला क्वेश्चन है, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? ठीक है, शकुंतला के लेखक आपके कालिदास जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? कालिदास जी हो जाते हैं, जिसका पूरा नाम होता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, मित्रम मेघदूतम, ठीक है, आपका मालविकाग्नि मित्रम, आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है, इत्यादि जो नाटक, जो आपकी कृति हैं, ये किसकी हैं आपकी? ये आपकी कालिदास जी की हैं। किसकी हैं? तो ये आपकी कालिदास जी की हैं। इतना आपको याद रखना है। अगर मैं आगे बात करता हूं
आगे बात करता हूँ, एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? तो जो एशिया कप है वो आपको पता है ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है और इस कप पर भारत का एकाधिकार सा लगता है, जो 1984 में स्टार्ट होता है, 1984 में स्टार्ट होता है और इस पर 8 बार भारत ने इस पर जीत हासिल की है। ठीक है, क्रिकेट का एक फॉर्मेट होता है, एक बार ये 50-50 होता है, ठीक है, और एक बार आपका 20-20 होता है। ठीक है, तो 8 बार भारत इसको जीत चुका है और 1984 में इसकी स्टार्टिंग होती है। आगे बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, आपको पता है कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत में। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पहले की बात करता हूं तो ये आपका भरतनाट्यम हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो भरतनाट्यम हो जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी हो जाएगा जो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तीसरा हो जाता है आपका, ठीक है, तीसरा हो जाता है आपका कथकली। तीसरा हो जाता है आपका कथकली जो आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, चौथा हो जाता है आपका मोहिनी अट्टम। चौथा हो जाता है आपका मोहिनी अट्टम जो आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा हो जाता है आपका कथक। पांचवा हो जाता है कथक जो यूपी या उत्तर भारत से संबंधित है। छठवा हो जाता है आपका ओडिसी। छठवा हो जाता है आपका ओडिसी जो उड़ीसा से संबंधित है। सातवां हो जाता है आपका सत्रिया। सातवां हो जाता है आपका सत्रिया जो आसाम से संबंधित है, जो आसाम से संबंधित है। और लास्ट हो जाता है 8वें नंबर का जिसको आप मणिपुरी के नाम से जानते हो। क्या कहते हो उसको? मणिपुरी, और जो मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, ये 8 शास्त्रीय नृत्य मिलते हैं भारत में। ठीक है, जिनका जिक्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद शास्त्रीय नृत्य नहीं है तो आपका मणिपुरी है, ओडिसी, कुचिपुड़ी है, लेकिन रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर आगे बात करता हूं तो मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है? कार्यालय का, ठीक है, तो कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है आपका 6 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त के या तो 6 वर्ष हो जाए या फिर 65 वर्ष हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त की आयु अगर 65 वर्ष हो रही है तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। 6 वर्ष कार्यकाल हो गया है कार्यालय का तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। अगर इनके अन्य आयुक्तों की बात करता हूं तो 6 वर्ष और 62 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। या तो 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या 62 वर्ष उनकी उम्र हो जाए तो भी वो पद से हट जाएंगे। अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित देशों के महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान आपको पता है कि कहां पर है, तो इसमें से बताना है आपको कहां पर है। तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा आपका रेगिस्तान पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका की बात करता हूं तो आपको अटाकामा रेगिस्तान मिलेगा। अटाकामा रेगिस्तान मिलेगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की बात करता हूं तो ग्रेट बेसिन रेगिस्तान आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो ये आपको उत्तरी अमेरिका में मिलता है। ठीक है, वहीं चाइना और अगर मैं मंगोलिया को इसके साथ मिला दूं तो मंगोलिया और चाइना के जो पड़ता है वो आपका गोबी का रेगिस्तान पड़ता है। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहां पर पड़ता है आपका? तो मंगोलिया में बेसिकली पड़ता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो पुष्टि मार्ग को जो आपके क्या है, पुष्टि मार्ग को आपके प्रतिपादित करने वाले कौन थे आपके? तो वल्लभाचार्य जी थे। कौन थे आपके? वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, चंद्रमा का व्यास कितना है? तो चंद्रमा का व्यास क्या है? तो चंद्रमा का व्यास बनता है 7.347 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका चंद्रमा का व्यास बनता है जो आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास कितना है? 7.347 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो ये है आपकी हिंदी। ठीक है, हिंदी को 343 एक के तहत, ठीक है, हिंदी को राजभाषा कार्यकारी भाषा के रूप में घोषित किया गया है। और देवनागरी लिपि को क्या बनाया गया है? यहाँ भारत की लिपि घोषित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री किसके नेता होते हैं? प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता को
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। अगर मैं अनुच्छेद 75 की बात करता हूं तो 75 में आपका प्रधानमंत्री शब्द का जिक्र देखने को मिलता है, जहां कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो आपका राष्ट्रपति करेंगे। और लोकसभा में जो भी पार्टी बहुमत में आती है उसके नेता को राष्ट्रपति के द्वारा क्या बना दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल लघु चित्रकारी के शासन काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। ठीक है, तो लघु चित्रकारी के शासन काल में मुगल लघु चित्रकारी के शासन काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। तो किसके शासन काल में, तो जहांगीर के शासन काल में। जहांगीर के शासन काल में चित्रकला अपने सर्वोच्च कह सकते हो सर्वोच्च शिखर पर थी। ठीक है, वहीं अगर शाहजहां की बात करता हूं तो स्थापत्य कला अपने चरम पर थी। किसके टाइम पे, आपकी शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। और अगर कल्याणकारी युग की बात करोगे या स्वर्ण युग की बात करोगे तो स्वर्ण युग, मुगल काल का स्वर्ण युग अकबर के टाइम को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार करता हूं और आपको इसका जवाब किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इस 33वें क्वेश्चन का जो आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है और इसको बताना है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। क्या नीलम संजीव रेड्डी थे, क्या जाकिर हुसैन थे, क्या बीबी गिरी थे, या क्या डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। ठीक है, तो इसको जवाब दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो जिस दिन से वह शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल चुन लिया जाता है। ठीक है, और बीच में कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर के पद से हट भी सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं और वो कभी भी पद से हट सकते हैं। उसके पश्चात इन पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में निम्नतम लिंगानुपात था। निम्नतम लिंगानुपात आपका हरियाणा में देखने को मिलता है। किस में, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार। और केरल में सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल में देखने को मिलता है। ठीक है, और हरियाणा में सबसे कम देखने को मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है। न्यूनतम, ठीक है, सबसे कम घनी आबादी वाला जो है आपका, वो है आपका ग्रीनलैंड। क्या है आपका, ग्रीनलैंड है, जो अटलांटिक महासागर में पड़ता है। और इसकी जो राजधानी होती है, ग्रीनलैंड की राजधानी आपकी नूक हो जाती है। क्या हो जाती है, तो आपकी नूक आप इसकी राजधानी हो जाती है, जो दुनिया का सबसे कम घनी आबादी वाला देश है। आगे बात करता हूं, सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है। आपको पता है कि इनकी बुवाई जो होती है वो अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य होती है। दिसंबर माह के मध्य होती है और इनकी कटाई जो होती है वो अप्रैल से जून के मध्य होती है। अप्रैल से जून के मध्य इनकी कटाई होती है। ठीक है, तो ऐसी फसलों को ये इस टाइम पे बुवाई होती है। ठीक है, इस टाइम पे बुवाई होती है और इस टाइम पे कटाई होती है। और ऐसी फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। ऐसी फसलों को रबी की फसल कहा जाता है, जैसे आपकी गेहूं, सरसों, ठीक है, गेहूं, सरसों, आपके जौ, ठीक है, इत्यादि फसलें इसमें आपकी आती हैं। ठीक है, तो इस फसलों को क्या कहा जाता है, तो रबी की फसलें कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, उकाई बांध में स्थित है। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है, तो उकाई बांध आपको पता है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ताप्ती नदी पर आपका उकाई बांध अवस्थित है और ये गुजरात में पड़ता है। पंजाब की बात करूंगा तो यहाँ पर थीन बांध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका भाखड़ा, ठीक है, नांगल आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भाखड़ा और थीन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। जो हॉर्नबिल है ये एक पक्षी का नाम है। ठीक है, और इसके नाम पर आपका नागालैंड में एक ये त्योहार मनाया जाता है जो प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2000 से की गई थी। 2000 में इसकी शुरुआत नागालैंड ने इसको मनाने के लिए की गई थी। ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ESIC का नाम क्या है, तो एम्प्लॉइज
स्टेट, ठीक है, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसका ईएसआईसी का नाम हो जाता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये हो जाता है। जो जो कर्मचारी होते हैं उनके बीमा का प्रबंधन आपकी ईएसआईसी करती है, उनके बीमा का प्रबंधन ईएसआईसी करती है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो भाई साहब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। जब नई लोकसभा चुन करके आती है तो तब पहली बैठक करती है, तो उस जब चुन करके आती है पहली बैठक करती है, तो पहली बैठक से पहले क्या किया जाता है, लोकसभा के जो भी मेंबर चुन के आए हैं वो अपने में से किसी एक का चुनाव करेंगे जो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो नई लोकसभा जो चुन करके आती है तो उसके लोगों, उसके सदस्य आपस में से एक का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस में अवस्थित है? तो भाई साहब ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। कहां पर पड़ता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान? आपका पश्चिम बंगाल में पड़ने वाला है। अगर आगे बात करता हूं तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना था? तो भारत का 29वां राज्य आपको पता है 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना था? तो आपका तेलंगाना बना था। कौन सा राज्य? तेलंगाना। और ये किससे अलग होकर के हुआ था? तो आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये राज्य बना था। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। और वर्तमान की बात करता हूं तो 28 राज्य भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। कितने? 8 तो आपके, 28 तो आपके स्टेट हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, आवृत्ति के लिए सूत्र क्या बनता है? तो आवृत्ति होती है कि एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या आपकी आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका आवृत्तकाल होता है। ये क्या होता है? आपका आवृत्तकाल होता है, ठीक है। और ये आपकी आवृत्ति होती है। एन से आप आवृत्ति को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में किए गए आवृत्तों की संख्या, दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होने वाला है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? जो लैक्टिक एसिड है वो आपको पता है कि खट्टे दूध में, किसमें? खट्टे दूध में आपको देखने को मिलता है। तो जब दूध क्या हो जाता है, दूध फट जाता है या दूध का दही जमा दिया जाता है तो उसमें आपको लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। दूध इसका सही आंसर होने वाला है। और आपको पता है कि ऑक्सैलिक जो आपका एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो ये आपका टमाटर में देखने को मिलेगा। चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड आपको देखने को मिलता है। तो मेथेनोइक एसिड आपको चींटी के डंक में देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी बात है इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी जो होती है आपको पता है ओटावा इसकी राजधानी हो जाती है। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा। बीजिंग किसकी राजधानी है? तो बीजिंग चीन की राजधानी है, ठीक है। वहीं सेंटियागो की बात करूं तो चिली की राजधानी सेंटियागो हो जाती है। जॉर्ज टाउन की बात करूं तो इसकी राजधानी आपकी जॉर्ज टाउन जो है वो किसकी राजधानी है? तो ये आपकी गुयाना की राजधानी है। किसकी? गुयाना की। तो चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन हो जाएगी, चिली की राजधानी सेंटियागो हो जाएगी, वहीं कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाती है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो पंजाब की राजधानी भाई साहब आपको बतानी है। तो पंजाब की राजधानी यहाँ पर चंडीगढ़ हो जाती है। पंजाब के साथ साथ आपकी हरियाणा की भी राजधानी क्या है? हरियाणा की भी राजधानी आपकी चंडीगढ़ हो जाती है, ठीक है। कावारत्ती आपको पता है लक्षद्वीप की राजधानी होती है। तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कावारत्ती हो जाती है। ईटानगर आपको पता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर हो जाती है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद उपनाम से जाने जाते हैं। तो किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो जादूगर। हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। जैमी और द बॉल को आपको पता है राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। तो राहुल द्रविड़ को जैमी या द बॉल के नाम से जाना जाता है। और फ्लैंग मैन के नाम से आपको पता है मिल्खा सिंह को नाम जाना जाता है। किसको? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है, पहले होती थी 2, लेकिन इसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब कोई लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन का जो नामन है या कह सकते हो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का
किसका, दो एंग्लो इंडियन का नामित किए जाते थे, अब उनका मनोनयन खत्म कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो हीलियम की परमाणु संख्या होती है आपकी 2। ठीक है, हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आपकी 2 होती है। यह हीलियम एक नोबेल गैस है। कैसी गैस है? नोबेल गैस है। ठीक है, इसको स्वादहीन गैस भी कह सकते हैं, ये आपकी स्वादहीन है। ठीक है, और ये आपकी रंगहीन गैस होती है। कैसी होती है? रंगहीन। और ये आपकी विषहीन गैस भी मानी जाती है। ठीक है, विषहीन गैस मानी जाती है। तो हीलियम के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। अगर मैं आज के सेशन की बात करता हूं तो आशा करूंगा कि आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, और कमेंट में जो उसका आंसर जो पूछा गया था 33वें क्वेश्चन का, उसका जरूर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और शेयर करके अपने दोस्तों को या जो भी तैयारी करने वाले हैं उन तक इसको पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम और भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।